हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस जो होमवर्क से लाया गया है उसका डे 32 का सेट नंबर को डिस्कस करेंगे, जो कि 20 मार्च 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का है। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में। और चुनाव आयोग में जो होता है टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक जो होते हैं हेड होते हैं और बाकी जो होते हैं 2 अन्य मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो जो सी बॉक्स पोर्टल है इसका संबंध महिला उत्पीड़न से रोकने से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में किया जाएगा। तो युविका कार्यक्रम 2025 का जो आयोजन किया जाएगा यह इसरो के द्वारा किया जाएगा और यह भारत के 7 शहरों में इसका आयोजन होगा मई 2025 में। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। तो डिजिटल कृषि योजना की जो शुरुआत की गई है ये 2024 में की गई है। और साथ ही याद रखेंगे कि इस मिशन के तहत जो है 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। याद रखेंगे कि डिजिटल कृषि योजना की जो शुरुआत की गई है 2024 में की गई है और इसमें 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस संगठन या संस्था के द्वारा की गई है। तो डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत की गई है यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। और साथ ही याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के वर्तमान जो महालेखा परीक्षक ये हैं संजय मूर्ति। याद रखेंगे और आर्टिकल 148 में कैग के बारे में यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया हुआ है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो कैग की अवधारणा है यह लाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। याद रखेंगे कैग की अवधारणा को 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है अगला है कि रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, जो वर्तमान में है। और साथ ही याद रखेंगे कि रेलवे में जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम है जया वर्मा। याद रखेंगे जया वर्मा रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और रेलवे बोर्ड के जो CEO हैं वो हो जाएंगे VK यादव। नेक्स्ट है हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है। तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। याद रखेंगे कि शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो OTT प्लेटफॉर्म है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। केरल राज्य सरकार ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिवीजन सीरीज जो है 5.0 के तहत प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का जो स्थान है दूसरा है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा 50वें नंबर पे। अगला है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां हो जाएगा। वही अगर ग्लोबल फायर पावर की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96 नंबर पे है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो हो जाएगा 159वां हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां हो जाएगा। याद रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है।
साथ ही याद रखेंगे कि जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो आया है, जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान हो जाएगा 131वां और 2024 में इसका स्थान जो था 129वां था। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का जो त्रिक नियम है कब और किसके द्वारा दिया गया था। तो आवर्त सारणी का जो त्रिक नियम दिया गया था यह 1817 में डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण का जो पहला प्रयास किया गया था यह भी डोबेराइनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विलयन जो जल में घुल करके H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो विलयन जो जल में घुल करके H+ आयन देता है उसकी प्रकृति जो होती है एसिडिक होती है, यानी वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है एक ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है वह क्षारीय होता है। याद रखेंगे कि ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देता है वह क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी या तत्वों में वर्गीकरण पर दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया था तथा इसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का जो पहला प्रयास किया गया था यह डोबेराइनर के द्वारा किया गया था और दूसरा प्रयास जो किया गया था यह किया गया था न्यूलैंड के द्वारा, याद रखेंगे। और तीसरा प्रयास किया गया मेंडलीव के द्वारा और चौथा जो किया गया था यह मोजले के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कि पहला प्रयास जो किया गया था डोबेराइनर के द्वारा किया गया था, दूसरा प्रयास न्यूलैंड के द्वारा, तीसरा जो है मेंडलीव के द्वारा और चौथा प्रयास जो है यह मोजले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह दी गई थी मोजले के द्वारा और इसमें टोटल 7 आवर्त है और 18 ग्रुप है। याद रखेंगे मोजले के द्वारा दी गई थी आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें 7 आवर्त और 18 ग्रुप है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में विकास का जो सिद्धांत दिया गया था यह दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है यह दी गई थी टॉलमी के द्वारा। याद रखेंगे जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है यह टॉलमी के द्वारा दी गई थी। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब है कि पृथ्वी जो है यह स्थिर थी और बाकी सभी जो ग्रह थे सूर्य इसके चक्कर लगाते हैं, यही जियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो टॉलमी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह दिया गया था वेगनर के द्वारा। याद रखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो दिया गया था यह वेगनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई तथा इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी यह 1945 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि इसमें टोटल 193 देश शामिल है और इसका जो हेडक्वार्टर है यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम कब लाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम लाया गया था 1919 में लाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 19 के 19 का नियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो WTO है विश्व व्यापार संगठन में 164वां नवीनतम देश कौन सा है। तो WTO में 164वां देश हो जाएगा यह हो जाएगा अफगानिस्तान। याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे कि WTO का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1995 में और WTO का जो पूर्ववर्ती संस्था था इसका नाम था गैट। याद रखेंगे जो गैट था यह WTO का पूर्ववर्ती संस्था था, लेकिन 1995 में जो है इसका नाम बदल करके WTO कर दिया गया और इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन का 1995 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्रभूमि सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित जो है आर्द्रभूमि सम्मेलन यह किया गया था 2 फरवरी 1971 को। यह ईरान के रामसर शहर में किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है और भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। याद रखेंगे और भारत में मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया है यह 2030 तक रखा गया है। ध्यान देंगे कि विश्व मलेरिया दिवस जो है यह मनाते हैं 23 अप्रैल को और भारत में मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य है यह 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और सन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है।
तो जो भारतीय प्रवासी दिवस है यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखेंगे। और 2025 में जो इसका आयोजन किया गया है यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। याद रखेंगे कि महबूब ए इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो जो ताशकंद समझौता हुआ था यह 1966 में हुआ था और यह भारत और पाकिस्तान में हुआ था। यह ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो सर्वप्रथम किसका दरबारी कवि था और इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? तो जो अमीर खुसरो था यह सर्वप्रथम बलबन का राज दरबार का कवि था और इसने सबसे अधिक समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था। याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है यह बलबन का दरबारी कवि था और इसने सबसे अधिक समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था और अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो भारत का पेरिस के नाम से जो है यह जाना जाता है जयपुर को। याद रखेंगे भारत के पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और साथ ही याद रखेंगे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर का जो स्थापना किया गया था यह सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो लौंग का जो द्वीप है इसे कहा जाता है जांजिबार द्वीप को और पेम्बा द्वीप को। साथ ही याद रखेंगे कि इसकी अवस्थिति जो है तंजानिया में है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। नेक्स्ट है किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो जो किसान घाट है यह चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो शक्ति स्थल है तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वैसे ही महात्मा गांधी का है राजघाट है और एक है राजेंद्र प्रसाद का जिसे बोलते हैं हम लोग महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन उपराष्ट्रपति करेंगे? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन उपराष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके द्वारा की जाती है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है यह किया जाता है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को कहां से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को लिया गया है यह रूसी क्रांति से लिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है तथा बाल्टिक राष्ट्र समूह में कौन कौन से देश शामिल है? तो बाल्टिक देशों की संख्या जो 3 है। याद रखेंगे बाल्टिक देशों की संख्या 3 है जिसमें लिथुआनिया लातविया शामिल है। नेक्स्ट है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है यह निश्चित की गई है 552 तक। पहले जो थी मूल संविधान में यह 500 थी, फिर उसके बाद 525 हुई, फिर उसके बाद 550 हुई और अभी जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 552 है। तो यहाँ पे मूल संविधान के बारे में पूछा गया है तो उस टाइम 500 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार जो वर्णन किया गया था यह ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है युग्मकों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मकों में गुण सूत्रों की संख्या होती है यह होती है 46 होती है। नेक्स्ट है मानव में यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है? तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है यह होता है वृषण के द्वारा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति कौन करता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की जो पूर्ति होता है यह प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में जनन अंग
नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर के निर्माण करते हैं, तो ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो यह होता है आयरन पायराइट, और आयरन पायराइट के पीला होने के कारण इसे झूठा सोना भी बोलते हैं और बेवकूफों का सोना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले जो हाइपोरासायनिक का नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाले हाइपोरासायनिक का जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, पौधे को हरा रंग देने के लिए कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो पौधों को जो है हरा रंग देने के लिए कार्बनिक यौगिक होता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? तो भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो हो जाएगी यह एल्यूमिनियम उपस्थित हो जाएगी, क्योंकि धातु के बारे में पूछा गया है। वहीं अगर उप धातु के बारे में पूछा जाए तो भूपर्पट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन उपस्थित है। अगर सिर्फ पूरे तत्वों को पूछा जाए तो भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित तत्व हो जाएगा यह ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा, याद रखेंगे, जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट है, क्विक लाइम तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक लाइम और कली चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिससे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? तो यह हो जाएगा हेमेटाइट। याद रखेंगे कि आयरन का प्रमुख अयस्क और जो हो जाएगा अयस्क यह हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क चिन्ह जो है किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो जो हॉलमार्क चिन्ह है यह लगाया जाता है बहुमूल्य धातुओं या आभूषणों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक होता है? तो यह होता है सीसा। याद रखेंगे कि सीसा एकमात्र ऐसा धातु है जो धातु होकर भी विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है कि भारत में केरल में समुद्री तट के मोनोजाइट बालू में कौन सी रेडियो सक्रिय तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो भारत में जो है केरल में समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में थोरियम पाई जाती है, याद रखेंगे, और थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक जो थोरियम का प्रोडक्शन होता है यह केरल में ही है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में जो पटाखे यूज किए जाते हैं उसमें जो हरा रंग दिखाई देता है, हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। और साथ ही याद रखेंगे कि पटाखों में जो लाल रंग होता है तो लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, यानी स्टील में जितना अधिक कार्बन होगा वह उतना ही कठोर होगा। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त तत्व कौन से हैं? तो जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त जो तत्व हो जाएंगे उसमें शामिल है जस्ता, तांबा और निकल हो जाएंगे। याद रखेंगे कि जो जर्मन सिल्वर बनता है यह तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट है, एसी या रेफ्रिजरेटर में अतिशीतित द्रव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसी या रेफ्रिजरेटर में अतिशीतित जो द्रव होता है लिक्विड उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का जो मूल्य होता है समान होता है? क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कमरे में रखे जो फ्रिज होता है उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का जो तापमान होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का तापमान किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर से मापा जाता है। याद रखेंगे कि जो पायरोमीटर है यह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो सूर्य का जो तापमान होता है अधिक होता है, इसलिए इसको नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो जो द्रव होता है लिक्विड और गैस में
जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है यह सम्मोहन विधि के द्वारा होता है। याद रखेंगे, यह सम्मोहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह होता है अवरक्त भाग, यानी सूर्य विकिरण का जो अवरक्त भाग होता है यह सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग त्रिक बिंदु बोलते हैं, जिस पर बर्फ जो है पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी और इसका जो संबंध है स्ट्रीट वेंडरों से है, यानी स्ट्रीट वेंडर जो है वो ठेले लगा के सामान बेचने वाले होते हैं, उनसे इसका संबंध है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, और इसका शुरुआत 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो वर्तमान बजट की जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत यह 2 जून 2020 को की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू की गई? तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है यह 2015 में हरियाणा पानीपत से शुरू की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया है? तो G7 जो समूह है इसका 7वां सदस्य कनाडा को बनाया गया है, 1976 में बनाया गया है। याद रखेंगे कि G7 का 7वां सदस्य कनाडा को 1976 में बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया तथा इस योजना के प्रथम चरण में कितने पारंपरिक समस्याओं को शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 2023 में। याद रखेंगे कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया और इस योजना के प्रथम चरण में 28 व्यवसाय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है यह पूर्वोत्तर राज्यों से है और इसे 2023 में शुरू किया गया है। याद रखेंगे कि जो पीएम डिवाइन योजना है इसका शुरुआत 2023 में पूर्वोत्तर राज्यों के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जल जीवन मिशन की जो घोषणा की गई थी यह 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे कि जो जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी तथा इसमें फसलों को क्षति पर कितना बीमा का प्रावधान है? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका शुरुआत 2016 में किया गया था और इसमें रबी फसल की क्षति पे 1.5%, उसके बाद खरीफ फसल पे 2% और जो जायद फसल है इस पे 5% बीमा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन बॉन्ड योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? तो निर्वाचन बॉन्ड योजना को वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट है किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है यह उत्पादन विधि से होती है, आय विधि से होती है और व्यय विधि से होती है। इन सभी विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिरने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मंदारिया। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जो है 1965 में कांडला में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो विमुद्रीकरण किया गया था यह 1946 में किया गया था।